तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं उस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था 26 अप्रैल को और तब से लेकर अब तक यह मूवी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। इस मूवी में केरल में हुए युवा लड़कियों के धर्मांतर के बारे में बताया गया है और फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानी पर यह फिल्म आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की एक लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिर वो लड़की उनको बताती है कि वह इंडिया से यहाँ कैसे पहुँची। फिर वही लड़की हमें बुर्का पहने एक आदमी के साथ कहीं जाती हुई दिखाई देती है। आगे चेक पोस्ट पर उन्हें रोका जाता है और वो थोड़े से पैसे देकर वहाँ से निकल जाते। फिर वापस इंटरोगेशन रूम में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर्स उस लड़की को बोलते हैं कि तुम खुद सीरिया जाना चाहती थी और अपने देश के खिलाफ जंग करना चाहती थी, और इसके जवाब में वो लड़की बोलती है कि इंडिया से तो वो अपनी मर्जी से निकली थी, पर यह सब एक प्रोग्रामिंग की तरह उसके दिमाग में फिट किया गया था। वो अकेली इसका शिकार नहीं है, उसकी तरह और भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उनका सफ़र रुकता है अफगानिस्तान की हिंदू कुश माउंटेन रेंज के एक गांव में। वहां पहुंच के वो दोनों किसी के घर में रुकते हैं और वो उस घर की औरतों से बात करके वो अपने घर को याद करने लगती है, केरला द हेवन ऑन अर्थ। शालिनी 2 साल पहले केरला में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो कॉलेज के लिए अपने घर से दूर जाने वाली थी और उसकी माँ और दादी उसकी फ़िक्र कर रही थी, पर वो उतनी सपोर्टिव भी थी। फिर उनके हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। फाइनली वो अपने कॉलेज में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि कॉलेज की दीवारों पर एंटी इंडिया स्लोगन्स और पेंटिंग्स बनी हुई है। फिर उसके बाद वो अपनी रूममेट से मिलती है। पहली नीमा, जो एक क्रिश्चियन थी, दूसरी गीतांजलि, जो एक हिंदू है, और तीसरी आसिफाबा, जो एक मुस्लिम है। फिर सब एक कॉलेज प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जहाँ पर कोई आसिफा को छोड़कर बाकी तीनों की तस्वीरें लेकर किसी आदमी को दिखाता है। इंटरोगेशन रूम में उसे ऑफिसर से पता चलता है कि शालिनी नाम की लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसे पूछा जाता है कि उसने आईएसएस कब ज्वाइन किया। उसके बदले में वो उनको बताती है कि उसने आईएसएस कैसे और क्यों ज्वाइन किया, कैसे एक नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली लड़की को सुसाइड बॉम्बर बनाया गया। उसने अपने आगे के सफ़र में कई चीज़ें देखी, जैसे कि रस्तों पर काट के फेंकी गई लाशें। फिर वो आईएसएस के हेडक्वार्टर शाहबाद में पहुँचती है, जहाँ पर वो इशाक से बोलती है कि वो अपनी माँ को कॉल करना चाहती है, पर वो मना कर देता है, यह कह के कि उनका कॉल ट्रेस हो जाएगा। उनके साथ आया आदमी उनको वहाँ छोड़कर चला जाता है। उनको एक गंदा कमरा मिलता है, जिसको देखकर दोनों साफ सफाई में लग जाते हैं। बाद में इशाक उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर वो मना करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो नहीं मानता और ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर कहानी वापस कॉलेज डेज में जाती है, जहाँ पर चारों लड़कियाँ डिनर पर जाने वाली है। तभी आसिफा किसी से फ़ोन पर बात करती है और उन्हें अच्छे से रहने के लिए बोलती है। फिर वो लड़कियों से कहती है कि उसे बीच पर किसी काम से जाना है और उसके कज़न उसका नीचे वेट कर रहे हैं, तो वो पहले बीच पर एंजॉय कर ले, फिर डिनर पर चलेंगे। आसिफा के कज़न्स रमीज़, जो कि एमबीबीएस कर रहा है, और अब्दुल, जो कि एक बिजनेसमैन है। रमीज़ बहुत अच्छे से बात करता है कि कैसे वो फ़ौरन जाकर ज़्यादा पैसे कमाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, और यह बात शालिनी को बहुत इंप्रेस करती है। फिर वो सब बीच पे जाके एंजॉय करते हैं। लड़कियाँ डिनर पर जाती है, लेकिन लड़के बाद में कहकर चले जाते हैं। डिनर करने से पहले आसिफा और नीमा प्रे करते हैं और एक डिस्कशन होता है, जिसमें आखिर में आसिफा बोलती है कि बिना प्रे किए खाना खाना पाप है, और तभी लड़के आ जाते हैं और सभी डिनर एंजॉय करते हैं। वापस जाते वक्त उन चारों में हेवन और हेल के बारे में बातें होती है और आसिफा बोलती है कि पाप करने वालों को दोज़ख की आग में जलना पड़ता है। उसके हिसाब से जो भी इस्लाम में बिलीव नहीं करता वो दोज़ख की आग में जलाया जाता है। फिर ईद के टाइम पर वो सब आसिफा के घर जाते हैं, जहाँ पे आसिफा के घर वाले बहुत ही काइंड थे। वहाँ पर रमीज़ और शालिनी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और गीतांजलि और अब्दुल भी करीब आते हैं। फिर से कहानी अफगानिस्तान की तरफ आती है, जहाँ इशाक ट्रेनिंग के लिए जाता है और शालिनी बुर्खा पहनकर घर से बाहर जाती है और वो रोड पे मरती हुई औरत को देखकर डरती है। उन लोगों ने उसे गोली इसलिए मारी क्योंकि वो घर से अकेली बाहर आई। फिर वो कुछ लोगों को इकट्ठा हुए देखती है और वहाँ पे एक औरत का हाथ काटा जा रहा था और एक आदमी का सर। यह सब देखकर वो बेहोश हो जाती है और पता चलता है कि उस औरत की लिपस्टिक लगाए जाने की वजह से उन्हें सज़ा मिली थी। फिर शाजिया नाम की औरत के साथ वो घर पर आती है, जो कि सज़ा देने वाले की बीबी है, इसलिए वो अकेले घूम सकती है। कहानी फिर आसिफा पर जाती है, जहाँ पर वो दोनों आदमियों से मिलने आई थी, जहाँ पर उन्हें वीडियो दिखाया जाता है जिसमें किसी तरह के ड्रग इन्फेडेमिन के बारे में बात हो रही थी, जो उन्हें भूख, प्यास और नींद से बचाएगा। फिर वहाँ बैठा एक आदमी उन लड़कियों को वो ड्रग देने की बात करता है और लड़कों को उन्हें प्रेग्नेंट करने की बात करता है, और दूसरा आदमी उन्हें पैसे देकर जल्दी काम करने की बात करता है। अगले दिन गीतांजलि, नीमा और शालिनी मॉल में जाते हैं और उनके जाते ही आसिफा फ़ोन पर किसी को तैयार रहने के लिए बोलती है। मॉल में कुछ आदमी उन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं
और एक आदमी गीतांजलि को गलत जगह पर टच करता है, जिसकी वजह से उन सब में झगड़ा हो जाता है। वो सारे आदमी उन तीनों को मारते हैं और सबके सामने उनके कपड़े फाड़ देते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। आखिर में बुर्का पहने एक औरत उनको ढकती है। जब वो सब अपने हॉस्टल में बैठी थी तब आसिफा बोलती है कि यह सब उनके साथ ना होता अगर वो हिजाब पहनती, क्योंकि हिजाब पहनी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता। गीतांजलि और शालिनी रमीज के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों गुस्सा होने का नाटक करते हैं। और जब शालिनी बोलती है कि उन दोनों को नींद नहीं आती तो रमीज उन्हें दवा के नाम पर ड्रग्स देता है। धीरे धीरे करके अब दोनों ही हिजाब पहनना शुरू करती है। जब वो दोनों अपने बॉयफ्रेंड से इंटीमेसी को लेकर बोलती है कि वो इस्लाम में शादी से पहले सही नहीं माना जाता, तो रमीज उनको कन्विंस कर लेता है, यह कह के कि रिश्ता निभाना है तो कोई खराबी नहीं है। तो बाद में वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप शुरू करते हैं। एक दिन डिस्कशन में कौन से गॉड बड़े हैं लेकर चर्चा होती है, तो शालिनी बोलती है कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, जिस पे आसिफा बोलती है कि वो भगवान जो अपनी वाइफ के मरने पर आम आदमी की तरह रोता है वो बड़ा कैसे हुआ। तो शालिनी या गीतांजलि इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर आसिफा बोलती है कि वो उन दोनों को सही रास्ता दिखाएगी। कहानी अफगानिस्तान पहुंचती है, जहां पर शालिनी को लेबर पेन हो रहा है और वो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देती है। इशक काबुल के लिए रवाना होने वाला है और वो भी साथ चलने को बोलती है, पर वो उसे बोलता है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी और चला जाता है। शालिनी के बेटे को बुखार आता है। घर में दवा न होने के कारण वो उसको शाजिया के पास ले जाती है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे कॉल करने दे अपनी माँ को। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शाजिया उसको एक औरत के घर ले जाती है, जिसके पास एक छुपा हुआ फ़ोन था। शालिनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में एक मैसेज ड्रॉप करती है। फिर वो लोग पीछे के रास्ते से निकलते और वो औरत का पति फ़ोन के बारे में जानने के बाद उसे मार डालता है। कहानी फिर से कॉलेज के दिनों में जाती है, जहाँ आसिफा उन्हें उनकी फैमिली के खिलाफ भड़का रही थी। वो दोनों अपने अपने घर जाती है और उनको देखकर उनके माँ बाप दंग रह जाते हैं। दोनों ही जल्दी वापस कॉलेज चली जाती है और उन दो आदमियों के यहाँ जाती है इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए। वहाँ वो भाग्य लक्ष्मी से मिलती है, जो कि मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और पेरेंट्स के मना करने पर वो यहाँ आई है और उसकी जैसी और भी लड़कियाँ यहाँ है। तभी शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और रमीज शादी करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी फैमिली हिंदू लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी और शालिनी अगर इस्लाम अपनाएगी तो वो उससे शादी करेगा। आसिफा पहले मना करती है, लेकिन बाद में इस्लाम अपना लेती है। दूसरी तरफ अब्दुल सीरिया बहुत खूबसूरत है कहकर गीतांजलि को सपने दिखाकर उसकी पर्सनल फ़ोटो मांगता था और जिसे गीतांजलि भेज भी देती थी। फिर अफगानिस्तान में दो लोग आकर शालिनी को बोलते हैं कि इशक शहीद हो गया। शालिनी शाजिया के पास डरी हुई पहुंचती है। कॉलेज में गीतांजलि को पता चलता है कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। जब उन्हें पता चला कि गीतांजलि कन्वर्ट हो चुकी है, वहीं पर रमीज शालिनी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। गीतांजलि अपने पिता को मिलने से मना करती है क्योंकि वो काफिर है। आसिफा उससे बोलती है कि काफिर होने का गुनाह तब तक माफ़ नहीं होता जब तक तुम उन पर थूकती नहीं या उन्हें पत्थर से मारती नहीं। दूसरी तरफ शालिनी भी बहुत परेशान थी क्योंकि वो रमीज से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। गीतांजलि आसिफा की बात मानकर अपने पिता पर थूकती है। अब्दुल पर अब गीतांजलि को पूरी तरह जाल में फंसाने के लिए प्रेशर पड़ रहा था। अब्दुल गीतांजलि को कॉल करके सीरिया चलने को बोलता है, पर गीतांजलि मना करती है। दोनों में बहस होती है और अब्दुल गीतांजलि को बर्बाद करने की धमकी देता है। दूसरी तरफ यह आदमी शालिनी को बताता है कि रमीज अपने परिवार के साथ मालदीव्स भाग गया और अगर उसको अपने बच्चे को जायज़ औलाद का दर्जा देना है तो वो इशक से निकाह कर ले। यह सब होते हुए रमीज देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अपने बच्चे का सोचकर शालिनी हाँ कर देती है और इशक से निकाह कर लेती है। उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है और शादीशुदा देखकर शौक रह जाती है, पर वो तब भी बोलती है कि वो उसको और उसकी शादी दोनों को अपनाने के लिए तैयार है, बस उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए। शालिनी बिना रिस्पॉन्स दिए अंदर चली जाती है और उसकी माँ को आसिफा बाहर छोड़ देती है। शाम के वक्त गीतांजलि न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें किसी नर्सिंग करने वाली लड़की की प्राइवेट फ़ोटोज़ ट्विटर पर पोस्ट कर दी गई थी और यह अपलोड्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हुए थे। यह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ गीतांजलि के ही थे। यह जब उसे रियलाइज़ होता है तभी वो खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करती है। इंटरोगेशन रूम में कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें शालिनी बताती है कि उसकी और इशक की स्पेशल क्लासेस ली जा रही थी। उनके साथ और भी कपल थे, पर सबको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी। वो उन ड्रग्स के बारे में बताते थे जिसे खाकर कोई भी इंसान कुछ भी डेंजरस करने के लिए तैयार हो जाता था। उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा भी मिल जाता था। माँ को मिलने दिया यह बोलकर कि कोलंबो में हनीमून के लिए जा रहे हैं।
नहीं तो अचानक गायब हुई तो माँ पुलिस कंप्लेंट कर देती। कोलंबो में शालिनी को नीमा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि यह सब कुछ आसिफा, रमीज़ और अब्दुल ने मिलकर किया है। यही उन सब का धंधा है। जिस आदमी से मिलने के लिए शालिनी ने उसको कहा था, उस आदमी ने जब देखा कि वो नहीं मानेगी तो उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला के उसके साथ बेहोशी में इंटीमेट हुआ। 20 से भी ज़्यादा लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था। गीतांजलि की सुसाइड के बारे में जानकर शालिनी शॉक हो जाती है। शालिनी बाद में कॉल करने का बोलकर कॉल कट कर देती है। उसके अंदर अल्लाह के गुस्से का इतना डर बैठ गया था कि उसने कुछ न करने का सोचा। नीमा लव जाए जैसे और केसेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी। वो गीतांजलि और शालिनी के पेरेंट्स को साथ लेकर पुलिस से मिलती है और कुछ एक्शन लेने के लिए बोलती है। शालिनी और उसके बच्चे को शाजिया के पास से 2 लोग ले जाते हैं। वो उसके बच्चे को उससे छीन लेते हैं और बंदी बनाए औरतों के बीच में उसे डाल देते हैं। वहाँ उसको भाग्यलक्ष्मी मिलती है जो उसे बताती है कि यहाँ जिसका भी पति मरता है वो औरत इन आदमियों की हवस का शिकार बनती है। एक आदमी आकर शालिनी को ले जाता है और कई आदमी मिलकर उस पर ज़बरदस्ती करते हैं और वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उन औरतों को दूसरी जगह ले जाके बंद किया जाता है। फिर शालिनी भाग्यलक्ष्मी और एक औरत को लेकर वहाँ से भाग जाती है। काफ़ी देर बाद वो रेगिस्तान की तरफ पहुँचते हैं और वो आदमी भी उनके पीछे आ रहे थे। उसी टाइम एक औरत को गोली लग जाती है और थोड़ी देर बाद भाग्यलक्ष्मी को भी गोली लग जाती है। शालिनी किसी तरह से वहाँ से बच जाती है और वो आदमी गुस्से से वापस चले जाते हैं। फिर शालिनी कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर जाती है। फिर 17 घंटे बाद एक ड्रोन उसे स्पॉट कर लेता है। शालिनी बोलती है कि उसने सब बता दिया है और वो लोग अगर उसे इंडिया ले जाते हैं तो वो सबको एक्सपोज कर देगी। ऑफिसर्स बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उसके फेवर में कोई सबूत नहीं है। वो अपनी माँ को कॉल कर कर बोलती है कि वो वापस आने की पूरी कोशिश करेगी और फिर वो प्रिजन फैसिलिटी में चली जाती है और वहाँ वो फाइनली अपना बुर्खा जलते हुए देखती है क्योंकि अब वो फातिमा नहीं शालिनी है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।